नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी फ्रेमवर्क पर बात करेंगे पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, MPT जिसे कहते हैं, NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम के लिहाज से तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ये है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्टडी मटेरियल के अंश भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। सबसे पहले ये MPT मतलब ये है क्या चीज आखिर? हाँ, तो देखिए मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसे हैरी मार्कोविट्स ने 1952 में पेश किया था। अच्छा। और इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में। ये बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने और चुनने का एक व्यवस्थित तरीका है। ये सिद्धांत एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर की जो रिस्क लेने की क्षमता है उस पे आधारित है। इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया है ना, उसको क्वांटिफाई किया गया है, मतलब नंबर्स में उतारा गया है। कैसे? स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करके, जैसे कोवेरिएंस और कोरिलेशन। अच्छा, स्टैट्स। हाँ, बेसिकली ये बताता है कि एक पोर्टफोलियो के रिस्क को, मतलब वेरिएंस को कैसे मापें और डाइवर्सिफिकेशन से उसे कैसे कम किया जा सकता है। समझ गए। तो मतलब ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होगा, इसकी नींव क्या है? हाँ बिल्कुल। MPT कुछ बहुत जरूरी मान्यताओं पर टिकी है। जैसे कि? पहली, कि निवेशक वो किसी दिए गए रिस्क लेवल पर रिटर्न मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिटर्न? हाँ, या फिर किसी दिए गए रिटर्न के लिए रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं। कम से कम रिस्क। ठीक है। दूसरी, निवेशक यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा संतुष्टि। ओके। तीसरी, यूटिलिटी कर्व्स, ये धन की घटती सीमांत उपयोगिता दिखाते हैं, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। मतलब आसान शब्दों में? मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, हर एक्स्ट्रा रुपए से मिलने वाली खुशी थोड़ी कम होती जाती है। अच्छा, हाँ समझ गए। चौथी मान्यता है कि निवेशक पोर्टफोलियो के रिस्क का अंदाजा उसमें जो एसेट्स हैं उनकी वोलेटिलिटी, मतलब अस्थिरता के आधार पर लगाते हैं। और पांचवी, कि निवेशक अपने फैसले सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस, या कह लें स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इन्हीं दो चीजों पर बेस करते हैं। ये मान्यताएं ही इस पूरी थ्योरी का बेस है। लेकिन सारे निवेशक एक जैसे तो नहीं होते, कुछ तो रिस्क से बचते हैं, कुछ को रिस्क लेना पसंद होता है। एग्जैक्टली, यही बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, तो इनके बारे में बताइए जरा। तो देखिए, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, यानी जोखिम से बचने वाला, वो होता है जो एक फेयर गेम को रिजेक्ट कर देगा। फेयर गेम मतलब जहां कोई एक्स्ट्रा रिटर्न ना मिल रहा हो रिस्क लेने का, जीरो रिस्क प्रीमियम, तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कहेगा नहीं भाई, मुझे रिस्क लेने के लिए कुछ मुआवजा, मतलब रिस्क प्रीमियम चाहिए। ओके। फिर आता है रिस्क न्यूट्रल, जोखिम तटस्थ। इसे रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न देखता है। और तीसरा, रिस्क सीकिंग, जोखिम चाहने वाला। ये तो फेयर गेम में भी हिस्सा ले लेगा, इसे रिस्क पसंद है। अच्छा। और हाँ, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेट, CER। वो क्या है? ये वो पक्का रिस्क फ्री रेट है जो उन्हें किसी रिस्की पोर्टफोलियो जितनी ही सैटिस्फैक्शन, मतलब यूटिलिटी दे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब थोड़ी कैलकुलेशंस की बात करें। किसी एक अकेली सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? हाँ, ये सीधा सा है। आप अलग अलग इकोनॉमी के हालात लेते हैं, जैसे तेजी, मंदी, नॉर्मल। हाँ, सिनेरियोज। उनमें सिक्योरिटी का क्या रिटर्न आ सकता है उसको देखते हैं, और उस सिनेरियो के होने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी, उससे गुणा करते हैं। अच्छा। फिर इन सबको जोड़ देते हैं। जैसे सोर्स मटेरियल में स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.9% और स्टॉक बी का 17.7% निकाला है, इसी तरीके से। और रिस्क मतलब वेरिएंस के लिए भी ऐसा ही। हर सिनेरियो में रिटर्न औसत रिटर्न से कितना अलग है वो देखते हैं, उस अंतर का स्क्वायर करते हैं, फिर उसे प्रोबेबिलिटी से वेट करके जोड़ देते हैं। स्क्वायर करने से बड़े डेविएशन पर ज्यादा जोर पड़ता है। समझ गई। और अगर दो सिक्योरिटीज मिला दें पोर्टफोलियो में, तो उसका रिस्क रिटर्न ग्राफ पर कैसा दिखेगा? एक स्पेसिफिक केस लेते हैं। मान लीजिए दो सिक्योरिटीज हैं और वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। मतलब कोरिलेशन +1.0? हाँ बिल्कुल, +1.0। तो ऐसे में जो रिस्क रिटर्न का ऑप्शन सेट बनेगा ना, वो एक सीधी रेखा होगी। सीधी रेखा क्यों? क्योंकि दोनों सिक्योरिटीज बिल्कुल एक साथ ऊपर नीचे जा रही हैं, तो उनको मिलाने से रिस्क कम करने का, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा। अच्छा। ग्राफ पर Y एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न और X एक्सिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क लें तो ये बस उन दोनों सिक्योरिटीज के पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक सीधी लाइन होगी। रिटर्न तो भारित औसत होगा, पर रिस्क कम नहीं होगा इस केस में। ये एफिशिएंट फ्रंटियर, इसका जिक्र बहुत होता है फाइनेंस में, ये क्या चीज है? हाँ बिल्कुल,
एफिशिएंट फ्रंटियर एमपीटी का कह सकते हैं दिल है। ओके। ये उन सारे पोर्टफोलियोज का सेट है जो कुशल माने जाते हैं। एफिशिएंट कुशल मतलब ये कि किसी दिए गए रिस्क लेवल के लिए ये पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न देते हैं, या फिर किसी दिए गए एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए ये सबसे कम लोएस्ट पॉसिबल रिस्क देते हैं। अच्छा। ग्राफ पर ये एक कर्व जैसा दिखता है, अक्सर अम्ब्रेला शेप का। इस कर्व पर जो भी पोर्टफोलियो हैं वो बेस्ट हैं, इसके नीचे वाले वो सब ऑप्टिमल हैं, मतलब उनसे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। तो इन सब बातों का सार क्या निकला? पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं फिर? पूरी प्रोसेस क्या है? हाँ, तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस एमपीटी को एक्शन में लाती है। इसके लिए हमें चाहिए इनपुट्स। क्या इनपुट्स? हर एसेट क्लास या सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी रिस्क, और सबसे जरूरी उन सब के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, कोरिलेशन। हाँ, यही पर एक्चुअली एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है, इन सब का सही अनुमान लगाना। हाँ, मुश्किल तो होगा। बहुत मुश्किल, खासकर कोरिलेशन का। फिर इन्वेस्टर की जो लिमिटेशंस हैं, जैसे लिक्विडिटी नीड्स, टाइम होराइजन और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। ओके। इन सब इनपुट्स, अनुमानों और लिमिटेशंस को लेकर एमपीटी फ्रेमवर्क यूज करके एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते हैं, और फिर उस फ्रंटियर पर वो पोर्टफोलियो चुनते हैं जो इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस और रिटर्न गोल से मैच करता हो। लेकिन आपने अनुमानों की बात की, इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। एस्टिमेशन इश्यूज, जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क और खास तौर पर कोरिलेशन, ये सब हमें एस्टिमेट करने पड़ते हैं, अंदाजा लगाना पड़ता है। पिछले डेटा से या फोरकास्ट से? हाँ, अक्सर पिछले डेटा या फोरकास्ट पर बेस्ड होते हैं, और ये अनुमान गलत हो सकते हैं। सोचिए, अगर 50 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है तो आपको 1200 से ज्यादा कोरिलेशन एस्टिमेट चाहिए। बाप रे। हाँ, तो इन अनुमानों में गलती का रिस्क हमेशा रहता है। इसे एस्टिमेशन रिस्क कहते हैं। ये एमपीटी को प्रैक्टिकली लागू करने में एक बड़ी चुनौती है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उसके अजम्पशंस, अलग-अलग इन्वेस्टर टाइप्स, रिटर्न रिस्क कैलकुलेशन, एफिशिएंट फ्रंटियर और ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को समझा, और एस्टिमेशन इश्यूज पर भी बात की। काफी कुछ था समझने को। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि एमपीटी एक बहुत पावरफुल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसे अप्लाई करते वक्त डेटा क्वालिटी और एस्टिमेट्स की एक्यूरेसी जैसी चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि रिटर्न और कोरिलेशन का सही अनुमान लगाना इतना मुश्किल हो सकता है, खासकर आज के इतने वॉलेटाइल बाजारों में। क्या एमपीटी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट फैसलों के लिए पूरी तरह भरोसेमंद है, या इसे दूसरे टूल्स और अपनी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा सही है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।